ये कहना है कि आप किसी बैकवर्ड कास्ट के मुसहर के घर पे खाना खाने में आपको शर्म आएगी, लेकिन वही जीतन राम मांझी आपको बुला लेंगे कि मेरे घर पे दावत है तो आप चले जाइएगा। बस डिफरेंस वो है। तो उस आधार पे भी आरक्षण को उन घरों तक पहुंचाना चाहिए जिनको असल में उनकी ज़रूरत है। उन घरों तक शिक्षा ही नहीं पहुंची तो नौकरी कैसे पहुंचेगी? 5 नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और एक बार फिर से चाय के साथ बिहार की बात में आपका स्वागत करता हूं। चाय के साथ बिहार की बात में आज का ज्वलंत मुद्दा जो है, जो तमाम लोगों के लिए ज्वलंत बना हुआ है, वह है रोजगार का। सम्मी हमारे साथ में हैं। सम्मी से हम लोग बातें करेंगे और जानेंगे कि रोजगार की स्थिति के बारे में। बताएं सम्मी कि बिहार की जो स्थिति अभी है या युवाओं की जो स्थिति है, वो रोजगार नहीं मिल पाने के कारण जो व्याकुलता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के तारीख में सबसे ज़रूरी किसी भी व्यक्ति के लिए है तो वो ये है कि उसका परिवार ठीक से चल सके। इंसान की 9 मूलभूत ज़रूरतें होती है: रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। और इन 9 का ख्याल में से मान लीजिए कि 3 का ख्याल तो सरकार रख लेगी, बिजली, पानी, सड़क का, पर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इसका ख्याल लोगों को 90% भी कह लीजिए कि खुद ही रखना पड़ता है। 10% ही हम लोग सरकार पे डिपेंड कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो उसके लिए अगर कोई चीज़ हमारा सबसे बड़ा सहारा हो सकती है तो ऑब्वियसली वो रोज़गार ही है। ठीक है, तो रोज़गार की तो रोज़गार का महत्व तो खैर सबके लिए है। इनफैक्ट शेर भी रोज़गार के लिए हिरन मारता है कि उसका घर चल सके। तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, बौद्धिक क्षमता है हम में, कार्य कुशलता है, और उसके होते हुए, बौद्धिक क्षमता और कार्य कुशलता के होते हुए अगर हम घर पे बैठे हुए हैं तो सबको ये बात खटकनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक इस्तेमाल करें, थोड़ा समय से हम पीछे जाएं और हम देखते हैं कि जब हम पीछे जाते हैं तो पूरी की पूरी एक पीढ़ी जो है वो रोजगार विहीन हो गई थी और बिहार से पलायन बड़े पैमाने पे होने लगा था। क्या कहेंगे? देखिए, इसका इसका मुख्य कारण था शिक्षा का अभाव। मेरे हिसाब से जो मुझे मुख्य कारण समझ में आता है, ये 2005 की बात करते हैं जब नीतीश कुमार नए नए मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले बिहार का जो साक्षरता दर था वो मात्र 37% था। ठीक है, और साक्षरता का मतलब क्या होता है? आप ग्रेजुएट हो गए वो साक्षरता नहीं है। साक्षरता का मतलब है कि आपको अक्षर की समझ कितनी है। तो समीर जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको करेक्शन, मतलब अपने जानकारी के अनुसार, अगर मैं गलत हूँ तो आप भी बताएंगे मुझे। जो भारत में साक्षरता की परिभाषा दी गई है उसमें यह है कि आपको केवल अपनी मातृभाषा में अपना नाम लिखने आना चाहिए। बस वही मेरा भी पॉइंट वही था कि आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। मैं भी शिक्षा के अभाव में हम लोगों को ना, मतलब व्यापक रोजगार हमारे यहाँ आ ही नहीं पाया, कभी पहुँचा नहीं। एक मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूँ, चूँकि बात निकली है रोजगार की जी। तो रोजगार का तो सीधा ताल्लुक मैं रखता हूँ कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट होगा। अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो रोजगार उसके बाद ज़्यादा आएगा, मतलब जनरेट होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 2007-8 की घटना होगी। साल तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर हुआ क्या था वो घटना मैं आपको बताता हूँ कि बम्बई में एक आयोजन किया गया था व्यापारी लोगों का, बड़े बड़े व्यापारी लोगों का आयोजन किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार एक अतिथि के तौर पे गए थे और उन्हें उस साल के बेस्ट पॉलिटिशियन का अवार्ड उन्हें वहाँ मिला था। तो नीतीश कुमार ने एक छोटा सा लाइन वहाँ बोला था कि अगर आप अगले साल मुझे ये अवार्ड दीजिएगा तो शायद मैं यहाँ आने का कष्ट नहीं करूँगा अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो उस समय तो पता चल गया कि इन्वेस्टर्स का अभाव है बिहार को, जिसके कारण रोज़गार जनरेट नहीं हो पाया। और इन्वेस्टर का अभाव क्यों था? क्राइम रेट हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा, लोग यहाँ के लोग अपहरण के डर से बाहर जाके काम कर रहे थे कि अगर मेरी अच्छी कमाई है तो मुझे बाहर चले जाना चाहिए, वहाँ से ही मैं बिहार को दूर से देख के थोड़ा कम कमा लूँगा। पर आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि आप ये बताना चाहते हैं कि इन्वेस्टर यहाँ नहीं आए, यहाँ कोई बड़े फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई यहाँ है, से उठ के चले भी गए, इस कारण से लोग यहाँ के बेरोजगार हैं। लेकिन क्या इस बात को आप मानेंगे
कि यहाँ के पर्टिकुलर पर्सनों में भी स्किल की कमी है? तो वही शिक्षा की बात आ जाती है। जब आप शिक्षित नहीं हो पाते हैं तो स्किल डेवलपमेंट तो दूर की बात है। पहले तो बेसिक शिक्षा आपके पास है ही नहीं। 37% मात्र साक्षरता दर थी, यानी कि 63% लोगों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता था। नहीं, एक एक और बात मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आप ये बताइए कि रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारों की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो कई ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि आप पकौड़ा तलिए, ठीक है, तो एक स्किल की बात आ रही है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आप पकौड़ा तलिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि अगर मैंने लॉ की पढ़ाई की है तो हम्म, मुझे लॉयर बनना चाहिए, ना कि मुझे पकोड़ा तलना चाहिए। अगर मैंने एमबीए किया है तो हाँ, तब ठीक है, पकोड़ा को मैं एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे देख सकता हूँ। पर अगर मैंने लॉ किया है, इंजीनियरिंग किया है और मुझे पकोड़ा तलना पड़ रहा है, तो शायद मैं मेरा प्रोफेशन सरकार की निंदा कर रहा है कि सरकार ने मेरे लिए उचित अवसर प्रदान नहीं किए, नहीं तो तो मुझे। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी हम देखते हैं कि टीचर में ज्वाइनिंग हो गई है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग हवन कर रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री हों उनका पुतला दहन करते हैं, नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करते हैं कि इन लोग की नौकरी नहीं होती है। अभी हाल के ही दिनों की बात, मैं एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि कुढ़नी में जब नीतीश कुमार सभा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि रोजगार के लिए क्या, तो उन्होंने कहा कि ये इस मंच से नहीं, मैं पटना के मंच से जाके घोषणा करूंगा। तो यहाँ पे तो खैर रोजगार के लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। अगर कोई आपके खिलाफ कोई आंदोलन कर रहा है या किसी भी प्रकार का विद्रोह दिखा रहा है, आक्रोश जता रहा है, तो आपको उनके सवालों को सुनना चाहिए। अगर आपके पास उनके उनके हिसाब से जवाब है तो जवाब दीजिए, और नहीं है तो उनके लिए प्रयास कीजिए। ये डोमिसाइल के बारे में क्या कहते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि चूंकि बिहारियों को ही ज़्यादा नौकरी मिले, इस कारण से ये बात तय हो जाए कि बिहार में जो जन्मे हैं वही यहाँ के फार्म को पहले भरें, पहले हम उन्हें प्राथमिकता दें? बात तो ठीक है कि प्राथमिकता बिहार के लोगों को दी जानी चाहिए, पर चूंकि हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं तो हम महाराष्ट्र के लोगों को मना नहीं कर सकते कि आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। ऊपर से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर मैं दूसरे तरीके से इसको देखता हूँ तो हमें तो ज़रूरत है कि बाहर से लोग आके यहाँ काम करें, क्योंकि तो उन झारखंड में तो हम लोग को रोक दिया जाता है कि भाई आप डोमिसाइल पहले दिखाइए। तो झारखंड संघीय ढांचे का अपमान कर रहा है मेरे हिसाब से। हमारा संविधान हमें देश में कहीं भी काम करने की इजाज़त देता है। हम झारखंड में काम कर सकते हैं। अगर झारखंड रोक लगाता है तो झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि आप देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। आप अलग देश तो है नहीं, भारत का ही हिस्सा है, और हर भारतीय किसी भी राज्य में तो जाके काम। आपका स्टेटमेंट है कि बिहार में अशिक्षा का दौर है, अभी भी मतलब शिक्षित लोग उतने नहीं अब हैं। तो हैं खैर, लेकिन पहले। पहले भी उतने नहीं थे, आज भी उस मापक पे नहीं है, हाँ ठीक लेकिन है। इस मापक पे नहीं है, लेकिन रोजगार देने में अगर महिलाओं की बात करें तो बिहार आगे है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो यहाँ इसका कारण एक महिला आरक्षण है, और प्लस महिलाओं की शिक्षा पे तो काम हुआ। बालिकाओं को वस्त्र दिए गए, साइकिल दी गई स्कूल जाने के लिए, और खासकर उस आयु वर्ग की बालिकाओं को दी गई जो एक आयु के बाद स्कूल छोड़ दिया करती थी कि 15 साल की हो गई, अब घर का चूल्हा चौका देखेगी। सरकार ने कह दिया कि 15 साल की बालिकाओं को दिया जाएगा, तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए, चाहे लालच में हो या कैसे भी हो। उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार की बालिकाएं शिक्षित हुई और उन्हें आज की डेट में रोजगार मिल रहा है। तो एक बीज बोया था जो अब पेड़ बन के फल दे रहा है। वही हालात पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए, चूंकि नहीं है। आप एक युवा हैं, हम्म। सॉल्यूशन पे बात करिए। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन है कि इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ है। पिछले कई सालों में मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स तो आए। यूपी और बिहार की जो मानसिकता है, जो युवाओं की मानसिकता है, वो लगभग इस तरह से सेट है कि हम सरकारी नौकरी करें, हम दहेज लें और अच्छी पत्नी के साथ हम अपना जीवन यापन करें। वो प्राइवेट में काम करके क्यों नहीं नाम कमाना चाहते हैं? तो ये माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। पहले तो यही है कि आप जाइए, आपने अगर यूपी बिहार की बात की है तो एक उन्नत स्टेट जाइए, कर्नाटका, बेंगलोर जाइए। आईटी सेक्टर में देखिए लड़के कितने तेज़ी से कमा रहे हैं। अपने नए नए आविष्कारों को भी दिखा रहे हैं, नए ऐप्स बना रहे हैं, ऐप्स के थ्रू करोड़ों जनरेट कर रहे हैं उसके बाद। तो इस माइंडसेट को साउथ से हम लोगों को नॉर्थ में भी लाना पड़ेगा। हम लोग एक देश है, बहुत कठिन प्रयास नहीं हो सकता है ये। ईजी है, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए वहाँ को लोगों को यहाँ आके काम करने के लिए। अच्छे लोगों को बुलाए, बिहारी भी वहाँ पड़े हुए होंगे, उन लोगों को बिहार सरकार अपने राज्य में काम करने का अवसर प्रदान करे, आईटी सेक्टर डेवलप करे, या दूसरे कर रहे हैं। निकट भविष्य में समी जी ये बताइए कि क्या लगता है
बिहार में रोजगार की स्थिति में सुधार होगा या फिर इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति बनेगी? देखिए, ये है कि आप इसको अप्रोच किस तरीके से कर रहे हैं। जाति के आधार पे कर रहे हैं, आर्थिक आधार पे कर रहे हैं, शिक्षा के आधार पे कर रहे हैं, कैसे आप इसको भाई सॉल्व शिक्षा कीजिएगा। के आधार पे तो हम बात समझ रहे हैं जो आप नहीं बोल नहीं, रहे हैं, मैं लेकिन मैं जब जाति बीपीएससी की बात होती है तो यहाँ पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, केस होता है, सुनवाई होती है, परीक्षा कैंसिल होती है। ये तो बीपीएससी क्या, मैं तो देखता हूँ दरोगा में भी होता है, सिपाही में भी होता है, तो फिर टीचर्स बच्चे में भी करे होता है। क्या? वो तो बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं ना। बच्चों को देखिए, मैं पहले तो ये माइंडसेट बदले। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, मैं सलाह देने के लिए बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप एंटरप्रेन्योर बनने की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर सरकार सरकार आपको हो सके नौकरी के साधन नहीं, नौकरी का मौका मुहैया ना करा पाए, लेकिन सरकारी ऋण है बिजनेस करने के लिए, आप उनका लाभ ले सकते हैं। उनके थ्रू आप छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू कीजिए, और बिहार का नाम वैसे भी रोशन किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि मैं आईएएस बन के राजस्थान में काम कर रहा हूँ और बिहार का नाम रोशन कर रहा हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं बिहार में ही रह के बिहार के लिए काम कर रहा हूँ, बिहार के बच्चों को रोज़गार दे रहा हूँ, और बिहार के उन्नति में अपना छोटा सा योगदान भी देते रह रहा हूँ। ये खेल में भी क्या रोजगार की संभावना अब दिखती है? खेल में रोज़गार की संभावना कह सकते हैं कि हमेशा से रही। कोई कोच बन के भी कमा सकता है, ठीक है। आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए। कोई खिलाड़ी बनना मुश्किल भी हो तो कम से कम कोच बन के कमा लो आप। असिस्टेंट स्टाफ बन के कमा सकते हो। मतलब आप आप एक युवा हैं और आप यही संदेश देना चाहते हैं कि ओवरऑल सरकारी अपना सरकारी स्किल नौकरी, डेवलपमेंट आप करो। स्किल डेवलपमेंट करो, शिक्षा को वैल्यू दो। शिक्षा के बगैर अगर आप स्किल बिहार है। में सर आपको बताएं कि 35 वर्ष उम्र हो जाती है लोगों की तैयारी करते करते। मैंने तो आप 35 वर्ष में ग्रेजुएट हो और 35 वर्ष के 5वीं पास हो, तो 35 वर्ष का ग्रेजुएट फिर भी तैयारी अगर फेल भी हो जाएगी तो कुछ बेहतर कर सकता है अपने साथ। पर जो 5वीं पास है वो तो बेचारा ईंटा ढोने का ही काम खोजेगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो लोग ठेले लगा करके बड़ी हाँ, कमाई बड़ी करते कम हैं। तो ये वो आपको अच्छा संदेश भी दे रहे हैं एक तरह से, कि मैं 5वीं पास हूँ, चलो ठेला लगा रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो तुम भी कोई वैसा, आप तो एजुकेटेड हो, आप उससे बड़ा प्रयास कर सकते हो। ठीक है, छोटे लेवल पे शुरू करना कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सरकार ने मौका नहीं दिया, मैं केंद्र सरकार को भी ला रहा हूँ इसमें। रोजगार के लिए सरकार क्या करे? हम राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, बिहार के लिए। ठीक है, बिहार के लिए ही बात करते तो अभी तो खैर 20 लाख रोजगार का वादा किया है वादा कर चुके हैं, तो जी। उन्हें उस पर कोशिश भी अपनी दिखानी होगी। हम्म। आप नौकरियां लाएं। चाय ठंडी हो रही थी। जी जी। आप नौकरियां लाएं, ऋण जैसे उपलब्ध करवा रहे, ऋण उपलब्ध करवाएं, और नए अवसरों को भी तलाशिए। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आप पुराने तरीक़ों से नई पीढ़ी को सेटल नहीं कर सकते। नई पीढ़ी के लिए आपको नए तरीके लाने पड़ेंगे। आईटी सेक्टर आज के डेट में सबसे तेज़ी से डेवलप कर रहा है किसी भी जनरेशन को। एक ही जनरेशन के 10 लोग हैं, 10 में से 6 ने अगर आईटी सेक्टर की नौकरी कर रहे हैं और 4 किसी और सेक्टर में, तो उन 6 की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ है बाकी के 4 लोगों से। तो वैसे आप आधुनिक युग के हिसाब से नौकरियां तैयार कीजिए। सरकार अपना ऐप लाती है, जैसे बहुत तरीके से आईटी सेक्टर अगर डेवलप होता तो मुझे लगता है हर विभाग के पास एक अपना ऐप होगा भी। वेबसाइट तो है सभी के पास, लेकिन उसे और उन्नत किया जा सकता था, और यहीं के लड़के यहीं रह के कर सकते थे। आपको बाहर से लोगों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, रोजगार जैसे गंभीर विषय पर एक बातचीत हुई। मेरा पॉइंट था, अभी रोजगार को आरक्षण से लोग भी जोड़ के देखते हैं, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल शायद हो सकता है। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत लोग सरकारी नौकरियों में, ये एक नारा आया है नया नया सरकारी नौकरियों के लिए भी और सरकारी लाभों के लिए भी, कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे प्रलोभनों से बचना चाहिए। आपका ये कहना है कि रोजगार में ऐसे आरक्षण को बनाए रखना चाहिए। रोजगार पे आरक्षण के पैमानों का रिव्यू होना चाहिए। आर्थिक कर दिया जाए, जातिगत भी हो, आर्थिक भी हो, दोनों हो। उस सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हुए हैं उनका भी हक होना चाहिए, जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं उनका भी हक होना चाहिए। जातीय जनगणना हो सकती है तो आर्थिक आधार पे भी जनगणना होनी चाहिए। कौन सा वर्ग है जो 50,000 से नीचे सालाना की कमाई कर रहा है, उनको रोज़गार की आवश्यकता ज़्यादा है, उनके स्किल को डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक छोटी जाति से आता हूँ, मेरे ही जाति का कोई अमीर व्यक्ति है, हम दोनों के हालात तो अलग है ना सर। जी।
रामविलास पासवान या चिराग पासवान के हालात किसी आम पासवान से तो अलग होंगे, लालू यादव के हालात किसी आम यादव से तो अलग होंगे, उनको तो नहीं ज़रूरत है। फिर भी देखिए आरक्षित मतलब सीटों से आपका ये साफ तौर पे कहना है कि आर्थिक आरक्षण के पैमाने को रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करना चाहिए, आर्थिक स्थिति वो आर्थिक भी उसमें हो, आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो। सामाजिक भी हो। जातिगत आरक्षण को ख़त्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको बनाए रखने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि उन लोगों ने नस्लीय भेदभाव को झेला है। ठीक है, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये भेदभाव शायद और बढ़ जाए, पर आर्थिक आधार पे भी भेदभाव होता है। मेरा ये कहना है कि आप किसी बैकवर्ड कास्ट के मुसहर के घर पे खाना खाने में आपको शर्म आएगी, लेकिन वही जीतन राम मांझी आपको बुला लेंगे कि मेरे घर पे दावत है तो आप चले जाइएगा। बस डिफरेंस वो है। तो उस आधार पे भी आरक्षण को उन घरों तक पहुंचाना चाहिए जिनको असल में उनकी ज़रूरत है। उन घरों तक शिक्षा ही नहीं पहुंची तो नौकरी कैसे पहुंचेगी? 5वीं पास करने के लिए उनको 3 किलोमीटर स्ट्रगल करना चलिए, पड़ता ये है। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे रोजगार से, तो और रोजगार से आरक्षण रिलेटेड से है। हम लोग भी घूमते हुए आ गए। हाँ। तो आपने देखिए, चूंकि मेरा बहुत बेसिक पॉइंट ये था कि इन प्रलोभनों से बचिए कि जी। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए, इतना हम आपको इसलिए बार बार भी रोक रहे हैं कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ये भी देखना है। और चाय भी हम लोगों की लगभग पे समाप्ति पर है। तो ये जो कार्यक्रम था चाय के साथ बिहार पे बात, और इसमें हम लोगों ने जो आज रोजगार पे बात की और जानकारी ली, थोड़ा सा बिल्कुल इस पे और भी समय देना होगा और भी इस पे समझ बनानी होगी, क्योंकि ये एक युवाओं का देश है, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और युवाओं के बीच में ये समस्या ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग रोजगार को लेकर के परेशान होते हैं, तैयारी खासकर करते हमारे हैं, नहीं बिहार हो रहे। जैसे हाँ, स्टेट में तो ये खैर बहुत बड़ी समस्या चलिए, है। इतने अच्छे विचार के साथ आपका हम एक बार शुक्रिया करते हैं कि आपने इतना समय दिया। मुझे मुझे आशा है कि मैंने शायद अपने जवाबों से आपको संतुष्ट किया होगा। चलिए, अब संतुष्ट हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पाठकगण हैं वो बताएंगे कि कितने संतुष्ट हुए। तो चाय के साथ बिहार की बात पे इस कार्यक्रम में इतना ही है। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो अपने कमेंट के जरिए हमको ज़रूर बताइए, इस पे हम लोग और भी कुछ करें, और इसमें अगर सुधार की आवश्यकता हो तो आपके सुझाव का स्वागत मैं करता हूं। और इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।